नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं और मैक्रों आज जयपुर पहुंचेंगे। इस बार 26 जनवरी के कार्यक्रम में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि हैं और जयपुर में मैक्रों सबसे पहले अंबर किला जाएंगे और वहां पर इंडो फ्रेंच कल्चरल प्रोजेक्ट में शामिल होंगे और लोगों से मिलेंगे। इसके बाद मैक्रों जंतर मंतर और हवा महल भी जाएंगे। ये भी बताया गया है कि हवा महल के सामने वो चाय पिएंगे। चाय का भुगतान यूपीआई के जरिए होगा और पीएम मोदी और मैक्रों एक रोड शो में भी यहाँ पर शामिल होंगे। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ हैं। उमा, बताइए किस तरह का आज का इंतजाम और कैसी तैयारियां वहां पर जयपुर में? जी देखिए, ये छठी बार है जब फ्रांस के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पे भारत पहुंच रहे हैं। और क्योंकि उनका जो दौरा है वो जयपुर से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे दोपहर करीब 2:30 बजे लैंड करने के बाद वो आमेर का किला जाएंगे और उसके बाद जो है उनका कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक छोटा सा रोड शो भी है, 1.5 किलोमीटर के आसपास का ये रोड शो है। और उसके बाद हवा महल पे, जैसा कि आपने बताया, चाय पिएंगे दोनों नेता और आपस में जो है वो चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है वो द्विपक्षीय स्तर की जो बातचीत है वो शुरू होगी। और ये जो भारत और फ्रांस की का जो संबंध है उस लिहाज से काफ़ी अहम है। पिछले साल जुलाई में जब प्रधानमंत्री मोदी बैस्टिल डे परेड में हिस्सा लेने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर वहां गए थे, तो उसके बाद भारत और फ्रांस के बीच 2047 को लेकर एक रोड मैप पे सहमति बनी और उस रोड मैप के तहत जो संबंधों को आगे बढ़ाने की जो बात है वो बनी। और इसमें मुख्य तौर पर डिफेंस, स्पेस, सिविल न्यूक्लियर और जो इंडो पैसिफिक है, ये 4 ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर जिन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच अहम जो सहमति है और जो सहयोग है वो होना है। तो अब जब यहाँ पे मैक्रोन पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी। जहाँ तक डिफेंस की बात है तो राफेल एम, जो कि नौसेना के लिए प्रयुक्त होता है, उस जहाज़ को खरीदने के मुद्दे पर जो बात है वो आगे बढ़ सकती है। जहाँ तक सिविल न्यूक्लियर की बात है तो जैतापुर प्रोजेक्ट को लेकर तो बात आगे बढ़ेगी। खासतौर पे जो छोटे जो रिएक्टर्स हैं उसको लगाने को लेकर जो एक चर्चा है उस पर भी एक बातचीत आगे बढ़ने की संभावना है। इंडो पैसिफिक एक बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि भारत की तरफ फ्रांस भी ये मानता है कि इंडो पैसिफिक में जो फ्री फ्लो है वो होना चाहिए, रूल बेस्ड जो एक वहाँ पे आवाजाही है वो होना चाहिए और किसी एक देश का जो प्रभुत्व है या जो उसका जो दबदबा है उस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ेगी। और अगर हम राफेल एम की बात करें तो अगर वो भारत को मिलता है, जो कि करीब 50,000 करोड़ का जो है वो समझौता होगा, वो सौदा होगा, तो इससे भारतीय नौसेना को काफ़ी ताकत मिलेगी। तो इन मुद्दों के साथ साथ जो एक तय हुआ था पिछली बार जुलाई में कि हम जो 3 पिलर जो हैं रोड मैप के उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और वो 3 पिलर हैं वो है जो अखंडता और सुरक्षा और जो संप्रभुता है उसको लेकर, जो प्लैनेट को लेकर पार्टनरशिप है जिसमें कि क्लाइमेट चेंज को लेकर बातचीत होनी है। इसके अलावा पार्टनरशिप फॉर पीपल है जिसमें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ावा देना है। 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों को फ्रांस आने का मौका दिया जाएगा। इस तरह की जो एक सहमति फ्रांस के साथ जो है पिछले साल बनी थी। तो ये एक काफ़ी अहम मौका है, न सिर्फ राजनयिक तौर पे बल्कि कल्चरल तौर पे भी, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री के साथ साथ वहाँ के जो कल्चर मिनिस्टर है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। और जो एक टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात है, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट आते हैं फ्रांस से करीब 2,30,000 के आसपास, उसमें से 40% जो हैं वो राजस्थान का दौरा करते हैं, जयपुर का दौरा करते हैं। तो हर लिहाज से एक ये पावर पैक्ड जो दौरा है और इंतजार है इस बात का 2:30 बजे का, जब वो यहाँ पर लैंड करेंगे। बहुत शुक्रिया उमा आपका इस सब जानकारी के लिए। तो 2:30 बजे का इंतज़ार है जब वो यहाँ पर लैंड करेंगे और इसमें कई सारी डील्स पर भी बात यहाँ पर हो सकती है। जो फ्रांस में दौरा हुआ था पीएम का, वहाँ जो चीज़ें थी उसको आगे यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, जो बात वहाँ पर हुई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इनका विजिट होना है इस बार का, इस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। उमा, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और अब बात गणतंत्र दिवस की करते हैं। गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के मुताबिक लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन इस मौके पर गड़बड़ी फैला सकते हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद और ज्यादा संवेदनशील है, इसलिए खास सतर्कता बरती जा रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली की सुरक्षा के लिहाज से किलेबंदी की जा रही है, खास तौर पर उस रूट की जहां से परेड निकलेगी। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद दिल्ली पुलिस और ज्यादा संवेदनशील है।
इसीलिए खास सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी यूनिट, ट्रैफिक यूनिट और जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं, इन सबको साथ इकट्ठा और इसके साथ ही बहुत तरह की जो मल्टी एजेंसीज होती हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, दिल्ली पुलिस के अदर यूनिट्स हैं, सबको इकट्ठा लेकर एक समग्र सुरक्षा इंतजाम किया गया है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर कहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर जैसे आतंकी संगठन वीआईपी लोगों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को निशाना बना सकते हैं। धमाकों के लिए पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आईईडी मंगाई गई है। ऐसे हमलों को नाकाम करने के लिए खास सुरक्षा तैयारी की गई है। कर्तव्य पथ पर यह है दिल्ली पुलिस का सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल रूम, जहां 1000 कैमरों की लाइव फीड आ रही है। इनमें करीब 400 कैमरे लाल किले से लेकर विजय चौक तक परेड रूट पर लगे हैं। इनमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे और फेस रिकॉग्निशन कैमरे भी लगे हैं। ये वो कैमरे होते हैं जिनमें जो एक सॉफ्टवेयर के जरिए कनेक्ट होते हैं और इस सॉफ्टवेयर में 50,000 जो टेररिस्ट हैं या जो क्रिमिनल्स हैं उनका डेटा स्टोर होता है और जैसे ही इनमें से कोई संदिग्ध वहां पर पहुंचता है तो ये जो कैमरे हैं ये अपने आप उसको पहचान लेते हैं और तुरंत दिल्ली पुलिस के पास अलर्ट जाता है। पुलिस के मुताबिक इस बार रिपब्लिक डे परेड में करीब 77,000 मेहमान शामिल होंगे। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कुल 14,000 जवान तैनात रहेंगे। इनमें 8,000 जवान परेड रूट पर तैनात रहेंगे। पूरे इलाके को 28 जोन में बांटा गया है। 7 लेयर का सुरक्षा घेरा होगा। हवाई हमले रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन हमले रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं। इमारतों पर करीब 300 स्नाइपर कमांडो तैनात रहेंगे। दिल्ली पुलिस की क्विक रेस्पॉन्स टीमें, स्वेट कमांडो, बॉम्ब डिटेक्शन टीम, एनएसजी और एसपीजी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगी। इसमें जो हमारा डिप्लॉयमेंट है वो करीब 8,000 जो है पुलिसकर्मी इसमें हम डिप्लॉय कर रहे हैं। जैसा आपको पता है कि इस बार जो नंबर ऑफ इनवाइटीज हैं उनकी संख्या करीब 77,000 के ऊपर की है, तो इस वजह से हमें और भी ज़्यादा अपना सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स है उसको स्टेप अप करना पड़ा है। 25 जनवरी की रात 10 बजे से दिल्ली की सीमाएं सील हो जाएंगी और भारी वाहनों की एंट्री नहीं होगी। 26 जनवरी को कार्यक्रम के दौरान उन्हीं वाहनों को एंट्री मिलेगी जिनके पास पार्किंग पास होंगे। 26 को एलेबोरेट सिक्योरिटी चेक्स होंगे ड्यू टू सेंसिटिविटी ऑफ द ओकेजन। इनफैक्ट 25 रात को ही 10 बजे से बॉर्डर्स सील किए जाएंगे और जो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं या लाइट गुड्स व्हीकल हैं उनकी मूवमेंट बार्ड होगी। तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखा जाए जिसने भी इधर आना है, तो क्योंकि 10 बजे के बाद मूवमेंट नहीं होगी। कार्यक्रम के दौरान पूरा इलाका नो फ्लाई जोन होगा। हाल ही में संसद पर घुसपैठ के बाद कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों के जूतों की सुरक्षा जांच की जाएगी। 26 जनवरी की परेड देश के सबसे बड़े इवेंट्स में एक है और ऐसे में इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी किसी चुनौती से कम नहीं, तब जब आतंकी खतरा बहुत ज़्यादा हो। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि हम हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुसलिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज यूपी के बुलंदशहर में पीएम मोदी की पहली रैली होगी। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास यहां पर होगा। कल्याण सिंह की विरासत का भी जिक्र करेंगे पीएम और राम मंदिर आंदोलन में कल्याण सिंह की भूमिका की चर्चा होगी। कल्याण सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी होगा। बीजेपी के लिए सौभाग्यशाली माना जाता है बुलंदशहर और 2014 में भी पीएम मोदी ने चुनाव अभियान यहीं से शुरू किया था। 2014 में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की सभी 14 सीटें जीती थीं। हालांकि 2019 में 14 में से 7 सीटें बीजेपी हार गई। एक बार फिर बीजेपी का पश्चिमी यूपी में मिशन 14 है और पश्चिमी यूपी को 20,000 करोड़ की सौगात भी पीएम मोदी देंगे। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और इस मौके पर पीएम मोदी देश भर के युवा वोटर्स से बात करेंगे। बीजेपी की तरफ से इसकी जोर शोर से तैयारी की गई है। बीजेपी ने इस मतदाता सम्मेलन का नाम
नव मतदाता सम्मेलन रखा है। आज के सम्मेलन को 2024 के लिए बीजेपी की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पिछली 2 बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में देश के युवा मतदाताओं का बड़ा योगदान रहा है। इसलिए इस बार भी पार्टी देश के युवा मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटी है। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत साल 2011 में हुई थी। लोगों में चुनाव और वोटिंग को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन पूरे देश में कार्यक्रम किए जाते हैं। और अब खबर महाराष्ट्र से आपको दिखाते हैं, जहां पर एनसीपी नेता और विधायक रोहित पवार से ईडी ने पूछताछ की, जो 11 घंटे से ज्यादा चली। सुप्रिया सुले और जितेंद्र आव्हाड सहित कई पार्टी के नेताओं ने रोहित पवार को ईडी दफ्तर से रिसीव किया। सुबह 10:30 बजे के करीब ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ शुरू की थी। रोहित पवार को 1 फरवरी को फिर से प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया। असम सरकार राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले को सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया है उन्होंने, और अब तक इस मामले की जांच गुवाहाटी पुलिस कर रही थी। अब सीआईडी एक एसआईटी बनाकर मामले की जांच करेगी। इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज असम में अंतिम दिन है। आज शाम राहुल की यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाएगी। इससे पहले कल राहुल गांधी की यात्रा के दौरान झड़प को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाएगा, और राहुल की यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि इसका मकसद शांति भंग करना है। वहीं राहुल ने हेमंत बिस्वा शर्मा को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहा था। এৰেষ্ট আমি লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত কৰিম। এতিয়া কৰিলে মানুহে আৰু পলিটিকেল এটা পলিটিচাইজ হ'ব। লোকসভা কেছটো হ'ল, এতিয়া এছআইটিয়ে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব, আৰু যিবিলাক প্ৰমাণ আমাৰ সন্মুখত আছে। কালিতো গুৱাহাটীত বহুত ডাঙৰ ঘটনা হ'লহেঁতেন, যি ধৰণে তেওঁ বেৰিকেড ভাঙাৰ বাবে উৎসাহ যোগাইছিলে। গতিকে আমি সময়ত লোকসভা ইলেকশ্যনৰ আগতে আমি বৰ বেছি নকৰোঁ, কাৰণ অসমত আমি এনেই জিকি আছোঁ, আৰু ইয়াত বৰ বেছি পলিটিকেল হুলস্থুল কৰি লাভ নাই। শান্তিপূৰ্ণভাৱে ৰাজ্যখন থাকিলেই ভাল আমাৰ। हेमंत HBS जिसको कहते हैं, उसका कंट्रोलर दिल्ली में बैठा है, और वो देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर है। पता नहीं कहां से उसके दिमाग में आइडिया आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नहीं डरता, मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं आरएसएस से नहीं डरता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने केस डाले, 24 लगाए, 25 लगाए, 25 और लगा दो, लो मजे लो। रत्नदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नदीप, इस मामले को लेकर बयानबाजी तो खूब हुई है, अब यहाँ पर सीआईडी देखेगी इस मामले को, तो जरा बताइए जांच कैसे अब तक आगे बढ़ी, और क्या पूछताछ भी यहाँ पर राहुल गांधी से होगी अब इस मामले में? देखिए, जरूर हमने ये देखा है कि जब से जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में प्रवेश किया 18 जनवरी को, इसके बाद से ही बयानबाजी कांग्रेस और बीजेपी के बीच खूब चली। और कभी कभी तो हमने देखा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच जो बयानबाजी हुई वो बहुत ही ज्यादा निजी बन गई, बहुत ज्यादा पर्सनल बन गई। मगर इससे भी जो देखने लायक बात रही है कि अब ये जो गुवाहाटी में जिस तरह से आमने सामने की एक टक्कर हुई कांग्रेस के जो सपोर्टर हैं और असम पुलिस के बीच, इसके बाद जो केस दायर किया गया था राहुल गांधी और कांग्रेस के बाकी नेताओं के विरुद्ध गुवाहाटी सिटी पुलिस द्वारा, असम सरकार ने कल शाम को इस केस को सीआईडी को सौंपने का फैसला कर लिया है। कल दोपहर को असम के मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया था कि अभी इमीडिएटली वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि इसको फिर राजनीतिक रंग दिया जाएगा, मगर एक एसआईटी का गठन किया जाएगा। और लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने बहुत कैटेगरिकली उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को अरेस्ट भी कर सकते हैं। और ये कहने के बाद कल फिर से रिव्यू मीटिंग हुई, सूत्रों के मुताबिक जो हमें खबर मिली है, और इसके बाद ये फैसला लिया गया है कि सीआईडी को हैंडओवर करेंगे। आज सीआईडी को ऑफिशियली जो केस डायरी है गुवाहाटी सिटी पुलिस हैंडओवर कर देगी।
करेगी असम सीआईडी को, और असम सीआईडी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल लेवल के एक ऑफिसर एक एसआईटी फॉर्म करेंगे, उस एसआईटी की अगुवाई करेंगे। वो एसआईटी फॉर्मेशन होने में कुछ दिन समय लगेगा, और जैसे ही एसआईटी फॉर्मेशन होता है इसके बाद एसआईटी एक फास्ट ट्रैक मैनर से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगी, ऐसा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हमें खबर लग रही है। और ऐसा हो सकता है कि जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ता रहे, ऐसा भी हो सकता है कि उसके बीच में भी कांग्रेस के कुछ नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया जाए इन्वेस्टिगेशन में। मगर जैसे असम के मुख्यमंत्री ने इंडिकेट किया है कि अभी कोई राजनीतिक कोई बड़ा कदम नहीं उठाने जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते इसको एक राजनीतिक रंग दिया जाए। मगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर असम में जिस तरह की एक स्टैंड देखी गई, जिस तरह से एक बयानबाजी और डायरेक्ट अटैक देखा गया दोनों पार्टियों के बीच, ये ये दर्शाता है कि किस तरह से एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राजनीतिक कवायद शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया रत्नदीप आपका इस सब जानकारी के लिए। तो अब देखिए एसआईटी बनाने की तैयारी है और इस मामले को तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ाने की कोशिश है कि जिसकी जांच तेज़ी से बढ़े और इसमें तेज़ी से जो है वो आगे एक्शन हो। अब देखना होगा आगे क्या होता है यहाँ पर फिलहाल, लेकिन बयानबाजी इसमें खूब ज़ोरों शोरों से हुई है दोनों ही तरफ से। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को आदेश दिया है कि वो उन फ्लैट्स और घरों को नियमित करें जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इजाज़त के बगैर बनाए गए हैं, लेकिन जहां बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन ना हुआ हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हालांकि जुर्माने के साथ साथ टैक्स वसूलने की इजाज़त दी गई है। कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला साफ है कि जिन इमारतों को बनाने में कायदे कानूनों की अनदेखी न हुई हो उनको न तोड़ा जाए, बल्कि जुर्माना और प्रॉपर्टी टैक्स लेकर नियमित किया जाए। दरअसल बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने कई घरों को गिराने का आदेश दिया था, क्योंकि बिना नक्शा पास करवाए इमारत खड़ी कर दी गई थी। In many cases, our town planning department, while 5 से 50% रिहायशी और 5 से 25% उल्लंघन वाले व्यवसायिक भवनों को हमारी तरफ से गिराने का नोटिस दिया गया था। हम इसका अब रिव्यू करेंगे ताकि कानून के तहत इन्हें नियमित किया जा सके। planning, we may have issued certain orders for demolition that we will review and will see that they are regularized if it is possible as per the act. ये है बेंगलुरु की रेमको कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसने बीबीएमपी के 2017 के घर गिराने के आदेश को चुनौती दी थी। 1992 से रह रहे लोगों के घरों को अवैध करार देते हुए इसे गिराने का आदेश बीबीएमपी की तरफ से दिया गया था। You can construct your construction without taking sanction plan. कानून के मुताबिक अगर आपके पास प्लॉट है तो आप घर बना लें, फिर बीएमपी के अधिकारी इंस्पेक्शन करेंगे कि कहीं बिल्डिंग बाय लॉ का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। इसके बाद भी आप प्लान अप्रूवल के लिए आवेदन दे सकते हैं। यही कानून है। लेकिन ये लोग आकर के कभी कहेंगे कि आपका प्लान अप्रूवल नहीं है इसलिए तोड़ रहे हैं, कभी कहेंगे कि खाता कैंसिल कर दिया गया इसलिए तोड़ रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है। You don't have plan approval. Like this, they are trying to, manipulate things. हाई कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि बीबीएमपी के अधिकारी घर बनकर तैयार होने तक चुप क्यों रहते हैं। इसमें इनकी भागीदारी लगती है। ऐसे में अवैध निर्माण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हाई कोर्ट का ये फैसला कई लोगों के लिए राहत बनकर आया है, लेकिन चुनौती म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने खड़ी हो गई है। अब देखना है कि किस तरह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बगैर इजाज़त के बने इन मकानों को नियमित करती है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर जारी है। कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे की वजह से 120 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जिसमें से 8 रद्द हुई हैं। आज दिल्ली का औसत AQI 379 है और प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। इस वक्त मैं ठीक एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हूं और आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, इस वक्त जो विजिबिलिटी बताई जा रही है वो 100 मीटर पर दर्ज की गई है। 5:30 बजे तक विजिबिलिटी 25 मीटर पालम में और 50 मीटर सफदरजंग में दर्ज की गई थी, लेकिन फिलहाल विजिबिलिटी 100 मीटर पर आ गई है और समय के साथ साथ विजिबिलिटी में और सुधार देखने को मिलेगा। IMD ने आज दिल्ली,
हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये रेड अलर्ट ठंड, कोहरे को लेकर के और शीतलहर को लेकर के जारी किया गया है। वहीं अगर हम फ्लाइट्स की बात करें तो देखिए इस वक्त 120 से ज़्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं और उसमें से 8 ऐसी फ्लाइट्स हैं जो अभी कैंसिल हो गई हैं, यानी कि रद्द कर दी गई हैं। वहीं अगर हम ट्रेनों की बात करें तो फिलहाल अभी तक 24 ट्रेनें दिल्ली से देरी से चल रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं प्रदूषण की, तो आज प्रदूषण के आंकड़े भी लगातार जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त दिल्ली का प्रदूषण औसतन AQI 360 का आंकड़ा पार कर गया है, यानी कि बेहद खराब श्रेणी में इस वक्त दिल्ली का प्रदूषण भी है। यानी कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को ना तो प्रदूषण से निजात मिल रही है और ना ही ठंड और कोहरे से। तो ऐसे में घरों से जब भी आप बाहर निकल रहे हैं अपनी एयरलाइन से कांटेक्ट में रहे, उसके बाद ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि फ्लाइट्स बेहद काफ़ी ज़्यादा डिले हो रही है। दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV। और अगली खबर नेपाल से, जहां पर एयरपोर्ट बनाने का जिम्मा अडानी समूह ने लिया है और इतना ही नहीं, एयरपोर्ट के प्रबंधन का काम भी अडानी समूह ही देखेगा। नेपाल के वित्त मंत्री ने कहा कि अडानी समूह नेपाल में हवाई अड्डों, ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में निवेश करेगा। महत ने हाल ही में गुजरात में अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी से मुलाकात के बाद कहा कि अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी ने नेपाल में विशेष रूप से ऊर्जा और हवाई अड्डा प्रबंधन क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव दिया था।